हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10 का मैथ्स का बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे। सेक्शन ए भी हमने कर दिया, ये स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे। सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। 26 का पार्ट ए देखो, क्वेश्चन पूछा है प्रूव दैट √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। बहुत ही बेसिक सा ये सम है जिसमें हमको वो जो पार्ट पूरा √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर जैसे प्रूविंग किया जाता है, बुक में भी तुम लोगों को दिया हुआ है, मैंने भी ये सिखाया है। तो ये एज इट इज़ तुम लोगों को लिखना है। कैसे स्टार्ट करोगे कि लेट अस अज्यूम दैट √3 इज़ अ rational number, therefore √3 is equal to a by b मान लेंगे, where a and b are co-primes। co-primes है मतलब इनका कोई और कॉमन फैक्टर कोई नहीं है इनका। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आएगा 3 इज इक्वल टू a² बाई b²। तो देयरफॉर a² इज इक्वल टू 3b²। सो हमारा आया a² इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाई 3 एंड देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 3। इसमें वो थ्योरम लिख दिया होगा कि इफ़ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स a² देन इट डिवाइड्स a। तो a इज़ डिविजिबल बाई 3 आया है। अब अगर a इज़ डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 3c मान लेते हैं। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा a² इज इक्वल टू 9c²। तो a² यहाँ पे आया है 3b², यहाँ आया है 9c², देयरफॉर 3b² इज इक्वल टू 9c², और b² इज इक्वल टू 3 इधर गया तो 3c² आया। देयरफॉर हमारा आ गया b² इज डिविजिबल बाई 3 एंड सेम चीज लिखेंगे, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 3। अब हमारा क्या आया, a इज डिविजिबल बाई 3 भी आया, b इज डिविजिबल बाई 3, दोनों ही डिविजिबल बाई 3 है। बट हमने माना क्या था कि ये को प्राइम है, यानी हमारा खुद का एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो हम लिखेंगे therefore a and b both are divisible by 3, so our assumption is wrong और assumption is incorrect, कुछ भी लिखो। therefore हमने प्रूफ कर दिया that √3 is an irrational number। ठीक है, आई होप ऐसे ही किया होगा तुम लोगों ने भी सॉल्व। नाउ पार्ट बी दिया है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। तो हमारे पास में 3 है ना, एक 48 सेकेंड्स है, 72 सेकेंड्स है एंड 108 सेकेंड्स है। तो हम इन तीनों का LCM निकालते हैं। तो हमारे पास में जो LCM है वो आएगा 4 टाइम्स तो 2 है, 3 टाइम्स 3 है, यानी कि 16 इंटू 27 है। दैट मीन्स 432 सेकेंड्स। 432 सेकेंड्स को अभी हम मिनट में बदल देते हैं। तो 432 डिवाइडेड बाई 60 करें अगर, तो 6 से जा रहा है 36/5 मिनट्स आया, या फिर 7.2 मिनट्स आ रहा है। तो ये जो 0.2 है इसको हम सेकंड में भी बदल सकते हैं। तो 7 मिनट्स 12 सेकंड्स का मतलब हो गया 7:07:12। इस टाइम में मतलब इतना AM में वापस से वो चेंज होंगे लाइट्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 27। लिखा है इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज q, qth टर्म इज p, देन प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। तो मैंने फर्स्ट टर्म को a मान लिया, कॉमन डिफरेंस को d, pth टर्म q है यानी a प्लस p माइनस 1
इंटू डी क्यू हो गया. सिमिलरली क्यूएथ टर्म पी है तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी पी हो गया. देन सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 जिससे ए और डी का वैल्यू आ जाए. तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. सब्ट्रैक्ट करते ए तो ये साइन चेंज हो गया. डी इज इक्वल टू इधर पी माइनस क्यू. ओके, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, और इसको हम अगर खोलें तो ये होता है क्यू डी माइनस डी माइनस पी डी, ये प्लस डी हो गया, इज इक्वल टू पी माइनस क्यू. माइनस डी प्लस डी कैंसिल, इसमें डी कॉमन, क्यू माइनस पी, यहाँ है पी माइनस क्यू. यानी कि डी की वैल्यू ये जब डिवाइड होगा तो -1 आ गया. अब डी की वैल्यू -1 है, ये हम किसी भी इक्वेशन में, चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. तो a प्लस पी माइनस वन इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू. यानी कि a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस 1 होता है, माइनस पी इज इक्वल टू क्यू. तो a की वैल्यू आई हमारी p प्लस क्यू माइनस 1, ये a है. तो अब nth टर्म देखते हैं. nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें a देख लो p प्लस क्यू माइनस 1 है, प्लस nth टर्म n माइनस 1 इंटू डी क्या है, -1 है. इसको सॉल्व करते हैं. p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n प्लस 1, -1 प्लस 1 गया, और p प्लस क्यू माइनस n, ये आ गया हमारा आंसर. प्रूव्ड. करते हैं 28 का पार्ट ए. फिगर दिया है, लिखा है सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए ई इंटरसेक्स सी डी एट जी. प्रूव करना है सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी. तो देखो सी एफ अपॉन सी डी जो दिया उसके हिसाब से एक चीज़ नोट कर दी कि सी एफ ई ट्राइंगल और सी डी ई ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है. बहुत इजीली ए प्रॉपर्टी से हो जाएगा. ठीक है, ये अगर सिमिलर प्रूफ हो गए तो क्या पार्ट आता है, सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी सी. ठीक है, और इस पार्ट में हम एक और छोटा ट्राइंगल और है जो हमने सिमिलर प्रूफ किया है, वो है ई एफ जी ट्राइंगल और ए डी जी ट्राइंगल. इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि हमको एफ जी और डी जी को भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो में दिया हुआ है. तो ई एफ जी और एफ डी जी ए डी जी को भी हम एक 90-90 डिग्री, एक वर्टिकली ऑपोजिट, या फिर पैरेलल लाइन से तो अल्टरनेट इंटीरियर से भी ए से आराम से कर सकते हैं. तो इसमें हमारा होगा ई एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू ई जी अपॉन ए जी. अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है, ये वाला पार्ट है. देखो ये वाला और ये वाला कॉमन कैसे है, बी डी नीचे यहाँ ए डी नीचे, लेकिन यहाँ दिया हुआ था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी ए बी का, यानी हम बी डी लिखें या ए डी लिखें एक ही चीज़ है. बी डी की जगह यहाँ पे अगर ए डी लिखें तो हमारा क्या आया, ई एफ अपॉन बी डी की जगह ए डी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी. तो यहाँ हम देख रहे हैं ई एफ अपॉन ए डी सी एफ अपॉन सी डी के इक्वल है, और यहाँ ई एफ अपॉन ए डी जो है एफ जी अपॉन जी डी के इक्वल है. तो देयरफॉर ये दोनों भी इक्वल हो गए. तो अब हम बोल सकते हैं ओके दैट मीन्स सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन जी डी. प्रूव्ड. नाउ 28 का ही बी दैट इज और वाला सम है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बी ई बाइसेक्स सी डी एट एम एंड इंटरसेक्स ए सी एट एल. प्रूव करना है हमको ई एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एल. तो ई एल इज इक्वल टू 2 बी एल दिया है प्रूफ करने के लिए. तो इसके लिए हमने सबसे पहले दो ट्राइंगल लिए, ई एम डी और सी एम बी या बी एम सी. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, वर्टिकली अपोजिट से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और डी एम सी एम इक्वल है क्योंकि लिखा है बी बाइसेक्ट करता है. तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है. और ई डी इज इक्वल टू बी सी हमने सी पी सी टी ले लिया. ठीक है, इससे क्या होगा, देखो बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं. इसका मतलब ई डी ए डी इक्वल हो गए, यानी डी इज द मिड पॉइंट. ठीक है, ये हमको काम आएगा आगे. अब हम लेते हैं ट्राइंगल ई एल ए
और ट्राइंगल BLC, और इनको हम प्रूफ करेंगे सिमिलर। तो सिमिलर के लिए हम एक तो एंगल L को ले सकते हैं दोनों तरफ में, रीज़न देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और क्योंकि पैरेलल है BC और AD या AE मानो, तो कोई भी एक को इंटीरियर ले लो, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने AA से प्रूफ कर दिया कि ओके ELA सिमिलर है ट्राइंगल BLC के। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हो गई, EL अपॉन BL इज इक्वल टू AE अपॉन BC, ठीक है। तीसरा भी ले लेते हैं, चलो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तीसरे को नहीं लेते हैं, बाकी हालांकि 3 होंगे। तो EL अपॉन BL इज इक्वल टू AE अपॉन BC है, और AE अपॉन BC हमको पता है कितना है, EL अपॉन BL इज इक्वल टू, देखो AE क्या है, AD प्लस DE है, तो AE 2 टाइम्स है BC का, ये पता चल गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ गया दैट EL इज इक्वल टू 2BL, यही तो प्रूफ करना था, बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। नाउ नंबर 29 दिया है, 2 people are 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, they start walking at the same time. If they walk towards each other with different speeds, they will meet in 2 hours. क्योंकि एक तरफ एक ही दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है क्योंकि walk towards each other यानी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जल्दी पहुंचेंगे। Had they walked in the same direction, तब तो एक दूसरे से अलग हो जाते, दूर हो जाते। With the same speed, they would have met in 8 hours. Find their walking speeds. तो हमने मान लिया, चलो दोनों की वॉकिंग स्पीड कितनी है, एक की x है दूसरे की y है, ठीक है, ये स्पीड से जा रहे हैं। तो पहला इक्वेशन हम ये बनाएंगे कि 2 घंटे में टोटल उन लोगों ने 16 किलोमीटर चला, क्योंकि दोनों ने ही कुछ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ना। समझ लो पहला A है दूसरा B है, A इतना चला, B बाकी का चल लिया, दोनों 2 घंटे में मिल गए, पर डिस्टेंस तो पूरा कवर किए हैं। तो पहला होगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो एक ने 2x दूसरे ने 2y, दोनों मिल करके 16 किलोमीटर चले। तो हम अगर इक्वेशन बनाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड, अगर उन लोग सेम डायरेक्शन में चलते तो क्या होता है, इसी तरीके से पहले की स्पीड होती 8x, दूसरे की होती 8y, मिल करके 16 करते, यानी x प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस रखोगे। तो x माइनस वाई हो गया 2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम सॉल्व करें तो एलिमिनेशन से अगर हम इनको ऐड करें तो होगा, मतलब यहाँ लिख सकते हैं सॉल्विंग 1 और 2। तो हम ऐड करते हैं तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाता है, तो बचता है 2x इज इक्वल टू 8 और 2 10। तो x की स्पीड तो आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, और ये 5 को हम किसी भी इक्वेशन में रखें तो पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में डालें अगर, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, यानी y 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये 2 स्पीड हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूफ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने LHS लेकर के सॉल्व करना है और ये RHS के बराबर लेकर के आऊँगी। अब 2 तरीके हैं, या तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो तो अपने आप सेक कॉसेक में आ जाएगा, ठीक है, तो या फिर कॉट को टेन में चेंज कर दो, पूरा आंसर 10 में आएगा, लास्ट में चेंज कर देना। तो मैं साइन कॉस में चेंज कर रही हूँ। किसी ने अगर टेन को कॉट को 10 में चेंज करके किया तो उसका भी करेक्ट ही आया होगा। साइन बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख रहे हैं, प्लस अगेन कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस नीचे लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से सारा चेंज कर दिया। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये डिवाइड का साइन है, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, ऊपर हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगेन डिवाइड का साइन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो जब इनटू होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ रहा है कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में साइन थीटा और मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको उल्टा करना हो जिससे कि एलसीएम लेना इजी हो जाए, तो हम साइन चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ अगर हम साइन चेंज कर दें प्लस की जगह माइनस, तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, विच विल मेक ईजी आवर कैलकुलेशन। अब हम कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे ऊपर हुआ साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ होगा कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर हम करें कि क्या होता है, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख देती हूँ, फिर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपॉन नीचे हुआ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ। तो अगर हम अलग अलग करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन वही है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ना। ये पार्ट को हम अगर रेसिप्रोकल करें तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, साइन का कॉसेक थीटा, और ये कट गया तो +1, तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब प्रूव हो गया। 31 दिया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टेबल बना के करते हैं। तो ये मैंने टेबल बनाया, क्लासेस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, XI निकाल दिया, दैट इज़ मिड वैल्यू क्लास मार्क, और फिर FI XI कर दिया हर एक का, मतलब FI इंटू XI करके। फिर FI XI का सम चाहिए और फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, बिकॉज मीन का फॉर्मूला यही होता है ना, सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI। सम ऑफ FI XI आया हमारा 2580 और सम ऑफ FI किया तो 70 आया। तो इसको काट देते हैं 0 0 और 258 अपॉन 7 करें तो 7 3 जा 21, 4 गया, 7 6 जा 42, तो 36 6/7 हमारा मीन होगा, या फिर इसको पॉइंट में भी करके रख सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी से। नंबर 32 दिया है, वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ अ हॉट एयर बलून टू बी 60 डिग्री, while another observer 100 मीटर अवे estimates the angle of elevation to be 30 डिग्री। हमको तीन चीज़ें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई, एंड लास्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट। ओके, तो ये मैंने डायग्राम बनाया, CD हाइट ऑफ द बास्केट हो गया ग्राउंड से, फर्स्ट ऑब्जर्वर बी पे खड़ा हुआ है, ये देख रहा है तो 60 डिग्री के एंगल पे बलून को, और दूसरा ऑब्जर्वर 100 मीटर अवे है, तो ए भी हमको मालूम है, और 30 डिग्री के एंगल से वो देख रहा है बास्केट को। नाउ हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड और डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई, मतलब BD, और फिर लास्ट AD हमको पता करना है, वो तो BD निकालने पे हम ऐड कर ही देंगे। तो हम करते हैं CD को x मान लेते हैं, यानी हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड x मान लेते हैं, और अब इसे दो ट्राइंगल है ना राइट एंगल, तो पहले ट्राइंगल CBD के थ्रू हम देखें तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन BD आया, तो यानी कि √3 इज इक्वल टू x अपॉन BD, तो हमारा BD का वैल्यू आ जाएगा BD इज इक्वल टू x अपॉन √3। ठीक है, और दूसरा केस लेते हैं बड़ा वाला, दैट इज़ ट्राइंगल पूरा CDA, उसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन, ये पूरा आ गया AB प्लस BD मतलब कि x प्लस x/√3, और tan 30 1/√3 होता ही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, √3x प्लस x अपॉन √3 आया, तो इससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, तो दैट इज़ 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x अपॉन, यहाँ x कॉमन आया तो √3 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी मैंने एक चीज़ गड़बड़ की है, यहाँ 100 है ना, ये टोटल 100 + दिस होगा, तो इसको मैंने सॉल्व किया वो भी गलत हो गया, 100 √3 + x हुआ। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1/√3 इज इक्वल टू, ऊपर वाला √3x हो गया, नीचे जो आया वो आया 100 √3 + x।
और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे आता है 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू 100√3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 50√3। ऐसे तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि हमको निकालना है पॉइंट में, फिर भी डेसिमल पॉइंट में निकाल सकते हो। तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो 1.732 से, तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 86.6 मीटर। ये तो हमारा ए का आंसर आ गया, ठीक है ना, ये तो ए का आंसर आया। अभी बी का आंसर भी हम ला सकते हैं आराम से। बी क्या है, जो बी डी पूछ रहा था, डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई, वो बी डी तो कितनी वैल्यू थी इसकी, थी x/√3, और हमारा x आ चुका है। देखो मैं x√3 में ही रखती हूँ जिससे कि ये कट जाए आराम से। x 50√3 आया था, अपॉन √3 किया, यानी कि 50 मीटर बी डी आ गया। और इसका मतलब सी नंबर क्या होगा, पहले तो 100 था ही, प्लस 50 और ऐड हो जाए तो सेकंड ऑब्जर्वर से 150 मीटर की दूरी पे था बास्केट। नाउ करते हैं नंबर 33 पार्ट ए। एक डायग्राम दिया है, ट्राइंगल है, अंदर में एक इनसर्कल है, लिखा है ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC are of length 10 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the lengths of the side AB and AC if it is given that area of triangle ABC is equal to 90 square centimeter. अभी देखो, क्योंकि BD 10 है, therefore अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये P है और ये Q है, तो BP भी 10 होगा, क्योंकि टेंजेंट वाला हम थ्योरम लगा सकते हैं कि फ्रॉम अ fixed point if two tangents are drawn to a circle so the length of the tangents are same. Similarly यहाँ 8 है तो QC भी हमको पता चल गया 8 है, यानी हमको बस PA PAQ वो भी पता है सेम होगा, कोई भी एक निकाल दें तो हमको टोटल लेंथ पता चल जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल दिया हुआ है 90, तो देखो हम सिर्फ इस पार्ट दैट मीन्स ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD निकालते हैं। BOD का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ इंटू 10 इंटू 4, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 20 है और देखो ये भी 20 है, क्योंकि वही 10 और 4 है, यानी कि BOP, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOP इज इक्वल टू भी 20 हुआ, ठीक है, 20 20 ये तो 40 हो गया। सिमिलरली इधर में देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 8 इंटू 4, तो ये आ गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल ये वाला भी 16 होगा, यानी ये भी 16 है तो ये भी 16, 32, यानी कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, अच्छा ट्राइंगल ऐसे लिख देते हैं, PAO प्लस ट्राइंगल AOQ, दोनों बराबर ही हैं। ये क्या होगा, टोटल 90 में से हम 1 2 3 4 माइनस कर दें, मतलब कि 20 20 40 और 16 16 32, ये माइनस कर दें, मतलब 90 माइनस 72, तो ये आ जाता है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्योंकि ये दोनों एरियाज इक्वल है PAO और AOQ, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOQ 18 का आधा है 9 है, ओके। और अब हम इससे हम AQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 9 है, इसका मतलब हाफ इंटू बेस तो हमको निकालना है, हाइट हमको पता है रेडियस है तो 4 है, तो इससे बेस हमारा आ गया 9/2 दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि AQ 4.5 आ चुका है तो हम AC की वैल्यू निकाल देंगे, तो AC की वैल्यू क्या आई, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 4.5 प्लस 8, यानी कि 12.5, और AB वही 4.5 प्लस नीचे का पार्ट 10 है, तो ये 14.5 सेंटीमीटर हो गया। करते हैं सम नंबर 33 का पार्ट बी। लिखा है 2 सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O कॉम्प्लीमेंट या O डैश ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली intersect at 2 points P and Q such that OP and
OP डैश आर टेंजेंट्स टू द टू सर्कल, यानी OP जो है वो टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल पे और OP डैश टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल पे विद सेंटर O। लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड PQ। इस डायग्राम को ठीक से देखो, जो कॉमन कॉर्ड है PQ, हम लोग ये थ्योरम लगा सकते हैं कि ये कॉर्ड है ना सर्कल का, कोई भी कॉर्ड मानो, बड़े का या छोटे का, दोनों का ही है कॉमन कॉर्ड है, तो O से सेंटर से दूसरे सेंटर तक की जो लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। और दूसरा पार्ट जो थ्योरम है कि अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब पहले तो हमको ये पता चल गया कि PA और QA इक्वल है, तो अगर PA आ जाए जितना भी होगा QA भी उतना ही होगा, फिर हम PQ आराम से निकाल देंगे, ठीक है, डबल करके। अब हम देखते हैं कैसे निकालें हम PA को। तो PA निकालने के लिए देखो, हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है PAO, A पे राइट एंगल है, ठीक है, उसमें हमको OP पता है 6 सेंटीमीटर है, लेकिन OA नहीं मालूम PA निकालने के लिए। सिमिलरली दूसरे साइड में ट्राइंगल है PAO डैश, उसमें भी AO डैश नहीं मालूम, तो हम PA कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये हम OO डैश निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक और पार्ट दिया हुआ है ना कि OP जो है वो टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल पे, तो टेंजेंट और रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी एक थ्योरम है। वो थ्योरम लगाओ तो एंगल P हमारा जो है, मतलब OPO डैश जो ट्राइंगल है उसमें एंगल P विल बी 90 डिग्री, ठीक है, तो उससे हम OO डैश निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम अपना सम करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल P, या पूरा लिख दो OPO डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम लिख दोगे वो टेंजेंट एंड रेडियस वाला, ठीक है। तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से हमने किया कि OO डैश इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस O डैश P स्क्वायर, यानी कि OP है 6 का स्क्वायर प्लस ये रूट में आएगा, तो 6 स्क्वायर प्लस इधर है 8 स्क्वायर का रूट, तो ये हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। O डैश 10 आ गया, लेकिन OO डैश में A मिड पॉइंट तो है नहीं, तो हम लेट OA बी x ले लेते हैं, तो इससे आ जाएगा देयरफॉर O डैश A कितना होगा, बाकी का बचा हुआ, यानी 10 माइनस x हो गया, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, पहला लेंगे ट्राइंगल OAP, ठीक है, इसमें एंगल A 90 डिग्री है, अगर हमको AP निकालना है तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर हो रहा है, यानी कि x स्क्वायर प्लस OP 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36। और इस केस में ट्राइंगल O डैश AP में AP का वैल्यू क्या आएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अच्छा सॉरी एक पार्ट मैंने गलत किया, यहाँ पे AP निकालना है हमको, तो हाइपोटेन्यूज से माइनस करेंगे ना, सॉरी OP स्क्वायर से माइनस कर रहे हैं OA स्क्वायर, सॉरी, तो 36 माइनस x स्क्वायर विल बी द आंसर। और इस केस में AP का होगा O डैश P का स्क्वायर में से माइनस कर रहे हो AO डैश का स्क्वायर, इसका मतलब कि O डैश P इज़ 8, तो 8 8 जार 64 से माइनस करे हो AO डैश दैट इज़ 10 माइनस x, इसका होल स्क्वायर, दोनों ही AP स्क्वायर है, इसका मतलब 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें अगर, तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 100 माइनस 23 प्लस 20 हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर भी कट गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20x इज इक्वल टू 72 आया, तो x की वैल्यू आ गई 20/72, दैट इज़ 3.6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर दूसरा जो है O डैश A, वो 10 में से 3.6 माइनस करो, यानी कि 6.4 सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यू तो आ गई। अब हम AP निकाल सकते हैं, हम AP जो था कोई भी पार्ट में ले लो, तो हम लिखेंगे देयरफॉर AP स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, यानी माइनस 3.6 का होल स्क्वायर, और फिर हम बाद में इसको AP को हम बाद में रूट कर देते हैं, अभी कर देते हैं चलो। तो 36 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर करते हैं, 12.96 आया, इसको रूट से निकालोगे तो इसका रूट आएगा 4.8।
तो AP की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 4.8 इंटू 2 करो तो हमारा टोटल कितना है, हमारा पूरा PQ जो कॉर्ड है वो आ जाएगा इसका डबल, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ओके, नाउ करते हैं नंबर 34 पार्ट ए। लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर and then travels a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what was its first average speed? Now सब में देखो हमने मान लिया कि फर्स्ट एवरेज स्पीड जो बोल रहा है पूछ रहा है वो x किलोमीटर पर आवर है, टाइम टोटल 3 आवर्स है एंड डिस्टेंस जो है वो 63 किलोमीटर, सेकेंड वाला है पहला 54 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम टाइम के हिसाब से देखते हैं, हमको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, अब यहाँ लगा 3 आवर्स, कैसे लगा, पहला डिस्टेंस दैट इज़ 54 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उस टाइम स्पीड थी x, फिर प्लस दूसरा डिस्टेंस दैट इज़ 63 किलोमीटर, वो 6 की ज़्यादा स्पीड थी यानी x प्लस 6। ये हमको मिल गया इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये इज इक्वल टू 3 मैं इधर लिख देती हूँ इक्वेशन प्रॉपर दिखाने के लिए, एंड सॉल्विंग भी ईजी हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस 6 LCM ला करके 54x प्लस 54 इंटू 6 324 प्लस 63x इज इक्वल टू 3 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू 117x प्लस 324, 3x स्क्वायर ये माइनस में आएगा, माइनस 99x हुआ और माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 3 1 3 0 3 8 4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर से। तो ये हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x माइनस 36 प्लस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि स्पीड जो आ रही है वो 36 किलोमीटर पर आवर आएगी। नाउ करते हैं 34 पार्ट बी। लिखा है 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15 by 8 hours. The pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with smaller diameter to fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the tank separately. तो let us do this sum. हमने मान लिया लेट पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर x आवर्स लेता है एंड पाइप विथ लार्जर डायमीटर 2 घंटे कम लेता है, तो x माइनस 2 आवर्स जब सेपरेटली काम कर रहे हैं। तो देयरफॉर टुगेदर कितना टाइम लेंगे वो हम पहले निकालते हैं ना x के टर्म्स में। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पार्ट फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप in 1 hour is equal to 1 by x and part filled by second pipe in 1 hour that will be 1 upon x minus 2 part। ये दोनों इतना पार्ट किए, therefore part filled by them together in 1 hour। उन लोग कितना पार्ट फिल किए, ये अपना 1 by x फिल कर रहा है, दूसरा अपना 1 upon x minus 2 फिल कर रहा है। दोनों मिलके कितना पार्ट कर लिए ये हम निकाल सकते हैं, जितना भी आवर्स दिया है टोटल उसका रेसिप्रोकल करके, यानी 15 by 8 का रेसिप्रोकल कर दो 8 by 15। और अब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम जैसे नॉर्मल सॉल्व होता है। प्लस एक्स 2x और ये 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8x स्क्वायर माइनस 16x और यहाँ पे 2x, तो 2x हुआ 30x माइनस 15 2 जा 30। सबको एक तरफ रखो तो 8x स्क्वायर माइनस 16 और माइनस 30 हो जाता है माइनस 46x प्लस 30। दिस इज इक्वल टू 0। सब 2 से जा रहा है
अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। तो ये हुआ 4x² माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x कॉमन, 2x माइनस 10 माइनस 4 कॉमन ले लो इसमें, तो ये x माइनस 5 बचा और यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5, यानी कि एक तरफ है x माइनस 5, दूसरी तरफ है 4x माइनस 3। तो x या तो 5 है या x है 3/4। तो अगर x 5 आवर्स में सेपरेटली कंप्लीट करता है तो ये फर्स्ट पाइप है, तो सेकंड पाइप 2 घंटे कम लेगा, मतलब कि 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो 5 आवर्स एंड 3 आवर्स। सेकेंड वाला जो पार्ट है ये x 3/4 आया, यानी कि 1 घंटे से भी कम ले रहा है ये टाइम, ठीक है। 45 मिनट्स ही खाली x ले रहा है और इससे 2 घंटे और कम तो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हमारा आंसर 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रहेगा। सम नंबर 35 है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Also find the increase in grazing area if length of rope is increased to 10 meter. पाई 3.14 लेना है हमको। तो देखो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये स्क्वायर है 15/15 का, इसमें अगर ये कॉर्नर पे बंधा हुआ है हॉर्स तो ये 90 डिग्री है और 5 मीटर पे ग्रेस कर पाता है, तो ऐसे कर पाता है 5 मीटर के रेडियस से हर जगह। ये एक क्वार्टर सर्कल है, क्वाड्रेंट है, और अगर लेंथ 10 बढ़ा दो तो ये बाहर वाला जो है क्वाड्रेंट उतना तक एरिया लेगा। तो हमको पहले एरिया ऑफ फील्ड, मतलब ये वाला पार्ट 5 मीटर वाला जिसमें वो ग्रेस कर पा रहा है वो निकालना है। तो ये होगा हमारा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम एरिया ऑफ फील्ड या एरिया ऑफ सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। इस केस में थीटा है 90/360 डिग्री इंटू पाई को 3.14 लिया, r यानी कि रेडियस यहाँ 5 का ले रहे हैं तो 5 का स्क्वायर इज 25। और अब सॉल्व करते हैं। ये 4 जार गया, इसका पॉइंट हटाया नीचे 100, 25 4 जार 100, ये भी हो रहा है और ये 2 से जा रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 157/8 स्क्वायर मीटर आ रहा है। ये एरिया को वो ग्रेस कर रहा है। अब हम ऐसे लिखें या फ्रैक्शन में लिखो, या मतलब इम्प्रॉपर में है ना, तो या तो मिक्स में रखो या पॉइंट में रखो। मैं मिक्स में कर देती हूँ एक बार। 18 3/8 स्क्वायर मीटर एरिया आया। और अगर इंक्रीज़ हो जाए ग्रेजिंग एरिया में तो दूसरा एरिया सेकंड जो है वो एरिया होगा θ/360, यानी कि ये तो 90/360 है, पाई भी वही है, बस रेडियस 10 हो गया ना, तो 100। अब इस केस में 100 कैंसिल, ये 4 जार, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 157/2, यानी कि 78.5 स्क्वायर मीटर आ रहा है। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, तो इंक्रीज़ के लिए हम 157/2 से माइनस कर देंगे 157/8, यानी ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 628 माइनस 157/8, तो ये हुआ 471/8 स्क्वायर मीटर। इसको हम पॉइंट में रखें या फ्रैक्शन में, तो मैं फ्रैक्शन में रख देती हूँ अगेन। 58 7/8 स्क्वायर मीटर ये इंक्रीज इन एरिया। तो हमारे जो दो आंसर है, पहला 18 3/8, दूसरा 58 7/8 स्क्वायर मीटर। नाउ स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई से। केस स्टडी 1 है, क्वेश्चन नंबर 36। एक गोल्फ बॉल दिया है, लिखा है गोल्फ बॉल इज स्फेरिकल with about 300 to 500 dimples that help increase its velocity. Golf balls are traditionally white but available in colors also. In the given figure, a golf ball has diameter 4.2 centimeter and the surface has 315 dimples, सारे ही hemispherical डेंट जैसे, मतलब, और उन सब का रेडियस दिया हुआ है 2 मिलीमीटर है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल, यानी एक हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकालो। और नेक्स्ट बोल रहा है नंबर 2 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिम्पल। फिर आगे नंबर 3 और भी है, पहले हम नंबर 1 करते हैं। तो देखो मैंने ये पार्ट तो लिख दिया जो चाहिए था,
तो देखो मैंने ये पार्ट तो लिख दिया था, जो दिया हुआ था डायमीटर गोल्फ बॉल का दिया हुआ था, हमने रेडियस कर दिया डिवाइड बाई 2 करके। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर यानी 0.2 सेंटीमीटर। टोटल 315 डिम्पल्स हैं यानी टोटल 315 हेमिस्फेयर है। अब हमको सरफेस एरिया ऑफ 1 डिम्पल चाहिए यानी हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। तो इस केस में हम टोटल सरफेस नहीं लेंगे और खाली कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम इस केस में लेंगे 1 डिम्पल का यानी 2 पाई आर स्क्वायर। इस केस में 2 लिया, पाई का कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम 22/7 ही लेते हैं, और रेडियस 0.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 2/10 2/10। ठीक है, अब हम इसको जो जो कटता है काट दो। 2 5 10 2 5 10, तो ऊपर बचा 44 और नीचे 25 × 7 बच रहा है यानी 44/175 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा एरिया, सरफेस एरिया आ गया 1 डिम्पल का, 1 हेमिस्फेयर का। अब बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट टू मेक 1 डिम्पल, यानी कि सिंपल केस में हमको वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फेयर चाहिए अगेन। तो 1 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस केस में हम लिखेंगे 2/3 पाई की जगह 22/7 आर का क्यूब यानी कि 2/10 3 बार। और अगेन अब जो जो कट रहा है वो काट देते हैं। 2 5 2 5 2 5 दैट्स इट। ऊपर में बच रहा है अगेन 44, नीचे बच रहा है तो 44/2625 आया। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। इसको पॉइंट में रखो या ऐसे ही रख देना। और नंबर 3 जो है उसमें क्या दिया हुआ है लेट्स सी। उसका पार्ट ए बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग। तो देखो सरफेस एरिया, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सरफेस एरिया ऑफ द सराउंडिंग्स, पूरे बॉल का सरफेस एरिया यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर तो हुआ ही, लेकिन जो डेंट आया हुआ है हेमिस्फेरिकल शेप में वो तो दिखाई दे रहा है, उसको टच भी कर सकते हैं, वो एक्सपोज्ड है। तो यानी कि हम प्लस कर रहे हैं कितने 315 ऐसे 2 पाई आर स्क्वायर हैं। क्लियर, ये आर कैपिटल वाला है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 4 × पाई 22/7 हुआ। आर ये हम गोल्फ बॉल का ले रहे हैं 2.1 यानी 21 21 10 10, और ये वाला पार्ट 315 × 2 पाई आर स्क्वायर हमने अभी निकाला ही था, तो वही 2 पाई आर स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं, दैट इज़ 44/175। अब जो कटता है जैसे नॉर्मल है काट देते हैं। तो ये 5 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, ये वाला पार्ट भी 2 से कट रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास में नीचे बचता है 175 और इधर बचता है 5। ऊपर या 9 × 44 हो रहा है 396/5, और इधर 22 × 21 × 21 ये कर लेते हैं। ये आया 9702। तो इसको सॉल्व 175 तो 9702 प्लस ये जब इससे 175 डिवाइड होता है तो आता है 35। तो 35 को हम 395 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 396 से। ये आया 13860। टोटल में कितना आ रहा है 9702, इसमें ऐड करते हैं 6 15 23562/175 आया है। इसको हम मिक्स्ड में भी छोड़ सकते हैं, मतलब इम्प्रॉपर में नहीं, मिक्स्ड में कर लेना तो इसका आंसर आ जाएगा। नाउ पार्ट 3 का ही बी है, जो और वाला पार्ट है वो दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल में हम एक्चुअली गोल्फ बॉल अगर नॉर्मल स्फीयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता, लेकिन इसमें से हम माइनस करेंगे 315 वॉल्यूम ऑफ दोज हेमिस्फेरिकल डिम्पल्स यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, ये हम माइनस कर रहे हैं। तो इसका होगा 4/3 पाई का 22/7, आर 2.1 है तो आर ले लिया 3 बार 21/10 करके, माइनस करते हैं इसमें से 315
मल्टीप्लाई बाई 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 44/2625। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो कटता है काट दो, 3 7 ज़ा 21, 7 7 कैंसिल, ये 4 से जा रहा है, ये 5 5, दैट्स इट, ये जा रहा है एक ठो। तो अभी हमारा ऊपर में 3 5, नीचे 3 5 है यानी 125, ऊपर में 21 21 और 11 है यानी 441 इंटू 11, तो ये हुआ 4851 माइनस इसमें ये जो पार्ट अगर कट रहा है तो काट देते हैं, तो 5 से जा रहा है, तो इसमें नीचे बच रहा है 25, ऊपर में बच रहा है 132। इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आए 4851 माइनस ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 4191 अपॉन 125। अगेन इसको हम इम्प्रॉपर में छोड़ देंगे, दैट विल इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू केस स्टडी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 37। रेड ग्रीन येलो, दूसरी तरफ रेड ब्लू ग्रीन, ये दो दिए में ऐसे लिखा हुआ है। मिडिल स्कूल डिसाइडेड टू रन द फॉलोइंग स्पिनर गेम एज अ फंड रेजर ऑन क्रिसमस कार्निवल। ओके, नाउ मेकिंग पर्पल लिखा है, स्पिन ईच स्पिनर वंस, ब्लू एंड रेड मेक पर्पल, सो इफ वन स्पिनर शोज रेड एंड अनदर ब्लू देन यू विन, वन सच आउटकम इज रिटन एज RB। ठीक है, और पर्पल आने से विन होना है यानी RB आने से विन होना है। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला लिखा है लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। दूसरा दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। पॉसिबल आउटकम्स आने से इजी हो जाएगा हमको मेकिंग पर्पल देखना। और फिर नंबर 3 का A और B जो दिया है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये पार्ट देखते हैं हम। तो इसके लिए मैंने देखो इस तरीके से बना दिया जैसे कि कोई भी पार्ट मिसिंग ना हो, जैसे हम लोग 2 डाइस के लिए भी करते हैं। RGY ये फर्स्ट वाले में है रेड ग्रीन येलो, दूसरे में RBG रेड ब्लू ग्रीन है। इससे हम सारी मैचिंग करते हैं तो टोटल आउटकम्स हमारा आ रहा है 1 RR, दूसरा RB, तीसरा RG, चौथा RG BG GG, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा टोटल, YR YB एंड YG। तो टोटल में मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है कि पॉसिबल आउटकम्स, वो तो टोटल 9 आ गया। ठीक है, अब मेकिंग पर्पल के लिए इसमें क्या क्या आ रहा है, R और B होना चाहिए, तो ये 1 है और R और B मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि खाली एक ही है प्रोबेबिलिटी, बस RB एक आने की, तो प्रोबेबिलिटी 1/9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे में B है ही नहीं तो एक ही बार आएगा चांस। और अब थर्ड देखते हैं, थर्ड का भी पार्ट A है क्योंकि और वाला है, तो A में लिखा है फॉर ईच विन यानी कि मेकिंग पर्पल हमने किया, तो फॉर ईच विन अ पार्टिसिपेंट गेट्स 10 रुपीज़, बट इफ ही और शी लूजेज he will have to or she will have to pay ₹5 to the school. So if 99 participants played, calculate how much fund could the school have collected. तो देखो हम ऐसा देखते हैं कि विनिंग पे उनको कितना देना पड़ रहा है और अगर लूज करते हैं तो कितना आता है, फिर हम नेट निकालेंगे। तो स्कूल का टोटल एक्सपेंस जो है वो है, अगर ये 1/9 वाली प्रोबेबिलिटी हो जाए तो 1/9 कितने स्टूडेंट्स के साथ, 99 का 1/9 अगर हो तो उनको 10 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी कि ये 11 तो ₹110 उनका जाएगा। और टोटल इनकम उनका कितना होगा, तो टोटल इनकम उनका होगा यही बचा हुआ, यानी कि 8/9, अगर वो 99 स्टूडेंट्स का 8/9 वाली प्रोबेबिलिटी जिनकी भी आती है तो 5 रुपीज़ मिलेगा। तो इस केस में 11 × 8 5 = 40, यानी कि ₹440 उनको मिलेगा। तो यानी कि उनको एक्चुअल इनकम कितनी हो रही है, तो उनका नेट इनकम 440 में से 110 माइनस करोगे यानी कि 330 रुपीज़ होगा। नाउ 3 का पार्ट B बोल रहा है कि इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ ₹5 हैज़ बिन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम, ठीक है, विन होने पे 10 रुपया नहीं 5 रुपया ही मिलेगा, देन हाउ मच फंड हैज़ बिन कलेक्टेड बाय स्कूल। तो देखो इस केस में क्या होता कि एक्सपेंस कितना होता, इस केस में एक्सपेंस उनको मतलब देना कितना पड़ता, 1/9 × 99 × 5 देना पड़ता, यानी कि खाली 55 रुपीज़ देना पड़ता। इनकम तो सेम ही होता बिकॉज वही 8/9 × 99 × 5 ही देना पड़ रहा है, तो इसका इसमें 440 रुपीज़ का उनको इनकम हो रहा है।
तो उनका नेट इनकम इनफैक्ट ज़्यादा होता, तो नेट इनकम उनका होता 440 रुपीज़ में से 55 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया, यानी कि 385 रुपीज़ तब इनकम होता। नाउ कमिंग टू केस स्टडी नंबर 3, दैट इज सम नंबर 38। डायग्राम दिया हुआ है, ये लिखा है इन अ पूल ऑफ एन एक्वेरियम डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स, दैट इज गिवन कि हाइट 20t माइनस 16t स्क्वायर है। और क्वेश्चन पूछ रहा है बेस्ड ऑन द अबव आंसर, फर्स्ट बोल रहा है फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 20t माइनस 16t स्क्वायर, और नंबर 2 और मैं बाद में आती हूँ, पहले नंबर 1 करते हैं अपने। तो हम पहले नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखो नंबर 1 में माइनस 16t स्क्वायर प्लस 20t इसको इज इक्वल टू 0 माने, तो 16t स्क्वायर माइनस 20t इज इक्वल टू 0 हो जाता है, माइनस कॉमन लेने से। यहाँ पे 4t कॉमन लें तो 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आइदर 4t इज इक्वल टू 0, यानी कि या तो t इज इक्वल टू 0 आ रहा है, या 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 5/4 या फिर 1.25 आ रहा है। तो टाइम या तो 0 सेकेंड 1.25 सेकेंड, ये जीरोस आ गए पॉलिनोमियल के। नंबर 2 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स पॉलिनोमियल इन t। तो इस केस में क्योंकि हमको पता है 5/4 टाइम आया है, तो 5/4 टाइम जो है उसके हिसाब से आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ नंबर 3 में बोल रहा है ए पार्ट है, 3 का ए है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h व्हेन t इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास में यहाँ पे हाइट का दिया हुआ है, इक्वेशन जो है वो है h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। इसका मतलब 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू टी का स्क्वायर यानी 9/4, 4 4 या 16, ये 10 हुआ, यानी 30 माइनस 36 यानी कि -6। -6 मतलब कि वो उस टाइम में पानी के अंदर होगा, तो हम लिखेंगे कि ये इंटरप्रेट यही हुआ कि एज h इज नेगेटिव देयरफॉर द डॉल्फिन was underwater at a depth of 6 सेंटीमीटर। और 3 का ही बी पार्ट पूछ रहा है, जो और वाला सम है, वो लिखा है हाउ मच डिस्टेंस हैज़ द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। तो देखो जब चालू करी थी, जो हमने टाइम निकाला नंबर 1 में, एक t आया 0 सेकेंड, दूसरा t आया 1.25, तो हम लिखेंगे बिफोर लीविंग वो टाइम था 0 सेकेंड एंड बिफोर रीचिंग वाटर वो 1.25 सेकेंड था। देयरफॉर इन एयर वो कितनी देर रही, 1.25 माइनस 0 यानी 1.25 सेकेंड्स तक वो रही है। तो ये तो इतने टाइम तक रही है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस होगा उसका टाइम इनटू स्पीड, यानी कि 1.25 सेकेंड वो पानी में वो हवा में रही, और उसका स्पीड दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में जाता है, यानी कि टोटल कितना सेंटीमीटर उसने ट्रैवल किया है, 25 सेंटीमीटर टोटल में हमारा आंसर आ रहा है, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो यहाँ हमारा सॉल्व हो गया स्टैंडर्ड पेपर ऑफ मैथमेटिक्स CBSE 10। बताना कैसा हुआ आप लोगों का पेपर। मैं बेसिक पेपर के भी सॉल्यूशन लेकर के आऊँगी जल्दी ही। So wait for my next video, and if you haven't shared this video with your friends, share it and like button जरूर दबाते हुए जाना. That will motivate me to make more videos. Bye bye, जय हिंद.